Welcome students. I am Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. लास्ट लेक्चर में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है। ग्राम स्टेनिंग करते क्यों हैं ये भी हमने देखा था। ग्राम स्टेनिंग करने का क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग से क्योंकि जब आप स्टेन करते हैं, स्टेन मतलब जब आप कलर डालते हैं तो दो तरीके के आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो दो तरीके के रिजल्ट इसलिए मिलते हैं कि दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग तो एक तरीका है जिससे आप दो तरीके के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई कर दिया, एक पॉजिटिव हो गए, दूसरे नेगेटिव हो गए। क्लियर हो गया। आगे के फिर हमने देखा था कि सेल वॉल क्या किसके बनी होती है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसमें पेप्टाइड का मतलब क्या है, ग्लाइकेन का मतलब क्या है, ग्लाइकेन में क्या आता है, जिसमें नैम और नैग आता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये दोनों ही ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं। एक ग्लूकोज का एमिनो डेरिवेटिव है और एक ग्लूकोज का एमिनो डेरिवेटिव है और एक ग्लूकोज का एसिडिक डेरिवेटिव है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक डेरिवेटिव कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव कहते हैं मतलब। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पेप्टिडोग्लाइकेन में शुगर कौन किस किस के बनी होती है। तो ध्यान रखना, नैग और नैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकेन में कौन सी दो शुगर होती है, नैम और नैग होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे के आज के इस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन देखिए ये आप ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में एक जैसे होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हम प्रोकैरियोटिक में। लेकिन कोई कोई फंडामेंटली कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। फंडामेंटली कुछ डिफरेंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के कुछ डिफरेंस होते हैं। इसके अलावा आपको 99.99% आपको सिमिलरिटी मिलेगी दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। मतलब सेल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं है। ये आपके पॉइंट एनसीईआरटी में भी दे रखा है। यहाँ पर तो हम बेसिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ बेसिक चीज देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सेल एनवेलप का दूसरा पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले तीसरा पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। पहला था ग्लाइकोलेक्स, ठीक है, जिसमें दो थे कैप्सूल और स्लाइम लेयर। दूसरा था आपका सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन था, और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन है जो कि लास्ट पार्ट है सेल एनवेलप का, और तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। क्लियर हो गया। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करती है, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म को बंद कर देती है। ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। देखिए ये लाइन मैंने आपके एनसीईआरटी से ली है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये परमेबिलिटी के बेसिस पर मेम्ब्रेन डिफरेंट टाइप्स की होती है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके अलावा सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ए परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन, तो चार प्रकार की सेल मेम्ब्रेन आप डिफाइन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को आप स्टडी कर सकते हैं। चार तरीके के सेल मेम्ब्रेन आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द परमेबिलिटी। जैसे ए परमेबल का मतलब है कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करेंगी, मतलब किसी तरह की कोई परमेबिलिटी नहीं होगी। दूसरी परमेबल, परमेबल उनके लिए सब चीजों के लिए वो परमेबल है। ठीक है, वो कोई आइडेंटिफाई नहीं करते कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। मेम्ब्रेन के मतलब अगर मेम्ब्रेन के बाहर कोई जहर भी है ना तो उसको भी आने देगी अंदर की तरफ, तो वो परमेबल होती है। तीसरी सेमी परमेबल होती है, जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, आयंस को अलाउ नहीं करती है। चौथी सेलेक्टिव परमेबल मतलब वो चेक करती है कि कौन आने लायक है और कौन आने लायक नहीं है। तो अब खुद सोचिए, चार आपके पास ऑप्शन है। ए परमेबल, अब सोचिए अगर मेम्ब्रेन ए परमेबल होगी तो आउटर इन्वायरमेंट से या दूसरी सेल से उस सेल में कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। सेल्स देखिए, सेल एक तरह की क्या है, एक तरह का एक लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको अपना काम चलाने के लिए कुछ तो जरूरत, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे आयंस की जरूरत पड़ती है। तो लगातार तो आउटर एनवायरमेंट से लेगी ना, सेल थोड़ी ना ग्लूकोज बना सकती है। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन उसमें होगी। तो मतलब परमेबिलिटी, सेल परमेबिलिटी तो होनी चाहिए भैया। विदाउट परमेबल तो सेल ही कैसे काम करेगी।
परमेबल, कंप्लीट परमेबल। अगर सेल कंप्लीटली मेम्ब्रेन अगर कंप्लीटली परमेबल होती है तो सोचिए अगर कंप्लीटली अगर परमेबल होगी तो कंप्लीटली परमेबल होने से तो हर चीज आएगी, तो हर चीज जाएगी, तो वो सेल कैसे अपने आप की स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएगी। तो देखिए अगर ऐसा भी नहीं कर सकते कि सभी चीज आए और सभी चीज चली जाए, ऐसे भी कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज को तो कोई रोकने वाला होना चाहिए ना, कोई बैरियर तो होना चाहिए। तीसरा सेमी परमेबल, मतलब सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स अलाउड, नो न्यूट्रिएंट्स, नो आयंस, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स अलाउड। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? भैया वाटर तो जरूरी है मानते हैं, लेकिन कुछ आयंस भी तो चाहिए, ग्लूकोज भी तो चाहिए, जब तो उनको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। नॉट पॉसिबल। लास्ट वन सेलेक्टिव परमेबल, मतलब जिस चीज की जरूरत होती वही अंदर आता है, जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो अंदर बाहर वो अंदर नहीं आता है, ठीक है। मतलब एक तरह कह सकते हैं कि चेक पोस्ट की तरह, या फिर कह सकते हो गेटमैन की तरह। गेटमैन मतलब बाहर से कुछ अंदर आना है तो पहले मेम्ब्रेन देखेगी भैया आने लायक है कि नहीं है, अंदर से बाहर जाना है तो मेम्ब्रेन देखेगी भैया एक तरह की पुलिसमैन की तरह है, देखेगी भैया जाने लायक है कि नहीं है, तो वो चेक करती है। चाहे आयंस हो चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स हो, दोनों साइड वो बैलेंस बना के रखती है। और ये याद रखना, ये पॉइंट एनसीईआरटी में चेंज करना है आपको भी ध्यान रखना कि कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं हो सकती है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव परमेबल होती है, लेकिन आपके कंटेंट में दे रखा है सेमी परमेबल, तो मैंने भी यहाँ सेमी परमेबल लिखा है, बट इट्स नॉट राइट। बहुत जगह आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखेगा, बट इट्स नॉट ए राइट। केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है आपकी, वो सिर्फ सेलेक्टिव परमेबल है, सेमी परमेबल नहीं होती। सेमी परमेबल अगर आपको देखनी है मेम्ब्रेन, तो आपके घर में जो आरओ लगा हुआ होता है उसकी मेम्ब्रेन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा कोई मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है। लिख लीजिएगा, हमेशा लिख के रख लेना, ठीक है, भूलना नहीं कभी इस पॉइंट को। चलिए, इट ओनली टू पास, आप देखिए इट ओनली टू पास वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड और सेलेक्टिव आयंस। अब देखिए, अब यहाँ पर आपकी बुक में क्या चेंज है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है सम सेलेक्टिव आयंस भी लिख दिया। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे सम सेलेक्टिव आयंस भी लिख दिया, और वाटर को भी लिख दिया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दोनों बातें लिख दी। अब दोनों बात नहीं पॉसिबल है, तो ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन सही है, आयंस तो आना जाना चाहिए, लेकिन वो सेमी परमेबल के केस में नहीं होता, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के केस में होता है। और ये हर एक लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, लिविंग है तो मेम्ब्रेन तो होगी ही, ठीक है। चलिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एट अ मेम्ब्रेन लेवल। मैंने बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के लेवल पर मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब दोनों में मेम्ब्रेन एक जैसी होती है, प्रोकैरियोटिक में भी एक जैसी होती है, ओके, प्रोकैरियोटिक में भी एक जैसी होती है, और यूकैरियोटिक इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, उसके जस्ट उसको कवर करती है सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आप साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसको जस्ट कवर करती है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जो साइटोप्लाज्म की जस्ट जो बाहर की तरफ है वो आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इट इज ए ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ट्राई लेयर का मतलब क्या होता है, ट्राई लेयर मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, मतलब इसमें तीन लेयर होती है। किसकी होती है, पहले बाहर की तरफ प्रोटीन, अंदर की तरफ लिपिड की दो, और एक प्रोटीन, मतलब बाहर प्रोटीन अंदर लिपिड, बाहर अंदर सॉरी बाहर प्रोटीन अंदर लिपिड और उसकी साइड अंदर की तरफ प्रोटीन, मतलब सैंडविच मॉडल। सैंडविच क्या है, जैसे कि दो ब्रेड के बीच में आलू भरे होते हैं, तो जो दो ब्रेड है, ठीक है, ऊपर की जो ब्रेड है वो एक प्रोटीन, नीचे की जो ब्रेड है वो एक प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो क्या कहते हैं, दोनों के बीच में, आपके दोनों के बीच में लिपिड, दोनों के बीच में लिपिड फिल है, तो वो हो गया आपका एक तरह से ब्रेड, मतलब एक तरह का हो गया आलू आपका, समझ में आ गया, एक तरह का वो क्या हो गया, वो हो गया आपका आलू हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो ओके, तो इट मीन्स देखिए, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखिए लाइक फॉर एन एग्जांपल, एक सैंडविच है, ऊपर की तरफ आलू, ऊपर की तरफ एक ब्रेड है, नीचे की तरफ एक ब्रेड है, और दोनों के बीच में आलू भरे हुए हैं। तो जो ऊपर की एक ब्रेड है, ठीक है, वो एक ऊपर की जो ब्रेड है वो एक प्रोटीन लेयर है, नीचे की तरफ एक ब्रेड है वो एक तरह की प्रोटीन लेयर है जिसको हम लोअर लेयर कहते हैं, और दोनों के बीच में आलू भरे हुए हैं, तो आलू क्या हुए, आलू आपके लिपिड हो गए, तो इसे कहते हैं ट्राई लेयर्ड, जो कि सैंडविच मॉडल में होती है, मतलब ऐसे सैंडविच की तरह होती है, ठीक है। देखिए, अगर आप देखिए, ठीक है, तो देखिए प्रोटीन लिप, देखिए ध्यान रखना,
आपकी जो ये दोनों प्रोटीन होता है और ये लिपिड होती है, और लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है, लिपिड भी बायलेयर है। देखिए फिर सोचिए, सैंडविच मॉडल है, ऊपर की तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है, नीचे की तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जैसे मान के चलो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल प्रोटीन, नीचे की तरफ इंटरनल प्रोटीन, और बीच में ये जो ब्लैकिश दिख रहा है ये लिपिड की लेयर है, और लिपिड भी इसमें 2 लेयर में प्रेजेंट रहती है, लिपिड भी इसमें 2 लेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है। अब इस तरह के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसकी टोटल स्ट्रक्चर की स्टडी हम अलग से करेंगे। ये तो सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, लेकिन पूरे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिपिड की एक लेयर है, जैसे देखिए, ठीक है, एक तो ये लेयर हो गई आपकी लिपिड की, और एक लेयर दूसरी हो गई ये लिपिड की, तो 2 लेयर हो गई, एक ऊपर की लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, ठीक है। तो देखिए 2 लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, एक लेयर ये लेयर हो गई, एक बाई लेयर लिपिड हो गया। ऊपर की तरफ होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स, ठीक है, ऊपर की तरफ होते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स, ओके, और इनके बीच में होते हैं इंटरनल प्रोटीन, और फिर इसके नीचे की तरफ भी आपके प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन की लेयर हो गई, देखिए, एक मिनट, देखिए, अब फिर देखिए, ये दोनों, देखिए दोनों प्रोटीन के बीच में लिपिड के एक बाई लेयर है, दोनों प्रोटीन के बीच में लिपिड के एक बाई लेयर है। ऊपर की तरफ एक्सटर्नल प्रोटीन, नीचे की तरफ नीचे की तरफ ध्यान रखना, नीचे की, अब ध्यान रखना कंफ्यूजन क्या होता है कि जो इंटरनल जो प्रोटीन है, वो इंटरनल एक 2 तरीके की इसमें प्रोटीन होती है, एक ऊपर होती है, एक ऊपर होती है और एक बीच में होती है, ठीक है। देखिए सैंडविच मॉडल में एक ऊपर प्रोटीन है, एक नीचे प्रोटीन है, और उसके बीच में लिपिड है। समझ में आ गया? इसके बीच में क्या होता है, लिपिड, इसके बीच में लिपिड फिल होता है। समझ में आ गया? तो ये अगर आप देखेंगे, ये जो आप इसको एक्सटर्नल प्रोटीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर प्रोटीन किस तरीके से होता है, ये बीच स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है, ये स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है, यही जो मतलब एक्सटर्नल जो प्रोटीन होता है, यही एक्सटर्नल प्रोटीन ऊपर से लेकर नीचे तक फैला होता है। मतलब जो आपको जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, यही एक्सटर्नल प्रोटीन ऊपर से लेकर नीचे तक फैला होता है, इसलिए इसकी डबल लेयर होती है। देखिए, फिर भी ऐसा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। आपकी 2 हो गई, एक तो ऊपर की लेयर हो गई, एक नीचे की लेयर होती है, और बीच में लिपिड फिल होता है, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको शायद, क्योंकि मुझे इसको डिटेल में आपको समझाना होगा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना ही फिलहाल इस समय से इतना ही ध्यान रख लीजिए इस टाइम, कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो इस तरह से कवर करती है कि इसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है, तो उसका कुछ पार्ट आपको ऊपर और कुछ पार्ट आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है, और कुछ प्रोटीन इसके अंदर की तरफ रहती है, एम्बेडेड होती है, अंदर की तरफ धसी होती है, इसको इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। फिर भी आप सकता है आपको ना समझ में आया, तो हम इसके सेल मेम्ब्रेन को पूरा कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन करती है। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है कि टर्गर प्रेशर एक टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जब लाइक वाटर मेम्ब्रेन के अंदर आता है, जब वाटर मेम्ब्रेन के अंदर आता है, तो मेम्ब्रेन उस वक्त क्या होता है, सेल फूल जाती है। तो जब फूलेगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो जैसे वाटर अंदर की तरफ आया, तो वाटर क्या करता है कि मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालेगा, तो मेम्ब्रेन पे जैसे प्रेशर डालेगा तो मेम्ब्रेन क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तो एक्सपेंड होगी तो सेल क्या होती है, फूल जाती है, सेल फूल जाएगी। लेकिन कब तक, एक लिमिटेशन तो रखनी होगी, वरना क्योंकि क्या होगा, एक लाइक बलून है, आप उसमें हवा भरते रहेंगे तो क्या होता है कि वो बलून फूलता है, ठीक है। तो हवा का उस बलून की वॉल पे प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है। लेकिन कब तक वो प्रेशर झेलेगी, अगर आपने फॉर एन एग्जांपल प्रेशर को एक्सटेंड कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो क्या होगा, बलून फट सकता है, पॉसिबल है। इसलिए वो टर्गर प्रेशर मेंटेन रखती है कि जितना प्रेशर वो झेल सकती है सिर्फ उतना ही प्रेशर लेगी। फिर उसके बाद में जितना प्रेशर उसका है, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आना अलाउ ही नहीं करेगी। समझ में आ गया? नाउ इट वर्क्स एज ए ऑस्मोटिक परमेबल बैरियर ड्यू टू सेलेक्टिव परमेबल प्रॉपर्टी। देखिए आगे ना, सेलेक्टिव परमेबल, ये 2 डिफरेंस कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, तो ध्यान रखना, सिर्फ सेलेक्टिव परमेबल होता है, सेमी परमेबल नहीं होता। ये ऑस्मोटिक एंड परमेबिलिटी बैरियर है, ठीक है। ये ऑस्मोटिक और एक परमेबिलिटी बैरियर है।
ये ऑस्मोटिक और एक परमेबिलिटी बैरियर है। ऑस्मोटिक और परमेबिलिटी बैरियर का मतलब है कि ऑस्मोटिक मतलब सिर्फ वाटर ऑस्मोटिक और परमेबिलिटी बैरियर, कहने का मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक मतलब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आयंस भी आ सकते हैं। ऑस्मोटिक में क्या होता है कि ऑस्मोटिक अगर बैरियर की बात करें तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स अलाउड होते हैं, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स विदाउट एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी को खर्च किए ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक आ सकते हैं। तो एक ऑस्मोटिक बैरियर बनाता है। देखिए ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब क्या होता है कि ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब क्या होता है कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना है, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगा अंदर आना, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना है तो एक ऑस्मोटिक बैरियर बनाएगा। ठीक है। देखिए कितना अब कितना वाटर लेना है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को उसी तरीके से मेंटेन करेगा ताकि ज्यादा वाटर अंदर ना आए। परमेबिलिटी बैरियर, परमेबिलिटी बैरियर है तो मतलब जितने आयंस की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही आयंस अंदर आए, ज्यादा आयंस अंदर ना आए, तो दोनों तरीके से ये मेंटेन करता है। समझ में आ गया। देखिए ऑस्मोटिक बैरियर है तो देखिए ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आने हैं, वो ये चेक करता है, ये बैलेंस बना रखता है ताकि उतना ही प्रेशर मेंटेन हो। सेम ऑन अ परमेबिलिटी बैरियर मेंटेन रखता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है जिससे कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके और एनर्जी प्रोड्यूस करे ड्यू टू द प्रोटीन मोटिव फोर्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल का एक सेल ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करके एटीपी देना। लेकिन मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक उस कैपेबल नहीं होते सेल ऑर्गन के लिए। तो वो उसमें क्या होता है सेल मेम्ब्रेन को ही सारे फंक्शंस करने होते हैं, रिप्रोडक्शन हो चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हो चाहे रेस्पिरेशन का काम हो, हर काम सेल मेम्ब्रेन करती है, हर काम सेल मेम्ब्रेन करती है। अब सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन का काम भी करती है, वो कैसे करती है प्रोटीन मोटिव फोर्स के थ्रू, प्रोटीन मोटिव फोर्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन का काम करती है। अब ये प्रोटीन मोटिव फोर्स क्या है इसको हम पढ़ेंगे कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी में। प्लीज नोट कर लीजिएगा प्रोटीन मोटिव फोर्स की जो थ्योरी रिलेटेड है वो है आपके कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी से रिलेटेड है। तो जब हम पढ़ेंगे कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, जब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन मोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है। देखिए प्रोटीन मोटिव फोर्स में बता देता हूं वैसे क्या होता है कि प्रोटीन मोटिव फोर्स में देखिए सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन का काम क्या होता है एटीपी प्रोड्यूस करना। तो एटीपी प्रोड्यूस करना होता है रेस्पिरेशन का काम। तो एक एक एट द एंड एक सिस्टम होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के एक साइड प्लस आयन आते हैं, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब एक साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्लस आयन आते हैं, ठीक है, और एक साइड नीचे की तरफ लोअर मतलब नेगेटिव आयंस आते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए। ऊपर की तरफ देखिए, अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, नीचे की तरफ पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है, जब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं तो उसके दौरान एटीपी बनता है। अब वो कैसे बनता है, एक प्रॉपर एक थ्योरी है, प्रोटीन मोटिव फोर्स की एक थ्योरी होती है कि किस तरीके से एटीपी बनता है। इसको हम पढ़ते हैं कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में। यहाँ पे प्रोटीन मोटिव फोर्स का मतलब है कि प्रोटीन मोटिव फोर्स मतलब प्रोटीन के प्रोटोन के इट्स लाइक इट्स नॉट ए प्रोटीन इट्स अ प्रोटोन आएगा। ठीक है, चेंज कर लेना प्लीज ये। ठीक है, मैं भी इसको चेंज कर दूंगा, आप भी चेंज कर लीजिएगा। ओके, इट्स अ प्रोटोन मोटिव फोर्स। तो प्रोटोन मोटिव फोर्स में जब प्रोटोन का ऊपर से नीचे लाने के लिए एक मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन क्या होता है ग्रेडियंट, जिसमें ग्रेडियंट क्या होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ग्रेडियंट होता है। हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके लिए। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेशन का काम करती है और एटीपी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब देखिए एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, क्योंकि जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो, अब एनर्जी जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एनर्जी प्रोड्यूस की, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपने एनर्जी को प्रोड्यूस किया। अब अगर आपने एनर्जी को प्रोड्यूस किया तो एनर्जी तो क्या है आपको पता है कि वो तो उसका तो एनर्जी का तो फ्लो होने का नेचर है। अगर आपने एनर्जी बनाई और अगर आपने उसको पकड़ के नहीं रखा तो वो तो निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, फ्री होकर निकल जाएगी, तो आपको क्या बचेगी। तो हमारी सेल क्या करती है कि एनर्जी का वेस्ट ना हो, अपने आप ना निकल जाए, उसको एक एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि एनर्जी स्टोर रहती है एक सेल के अंदर, ये मतलब हर सेल्स के अंदर स्टोर रहती है, जिससे जरूरत पड़ने हम एटीपी को यूज करते हैं।
सेम जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास लाइक बहुत सारी मनी है, अब वो मनी को अगर आपने अगर लाइक फॉर एग्जांपल उसको वैसे ही डायरेक्टली फ्लो किया तो वैसे भी वो क्या कहते हैं उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उसको स्टोर करके रखना जरूरी है। तो वैसे ही एटीपी इसलिए हमेशा जो आपकी एनर्जी होती है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे जो प्रोटोन मोटिव फोर्स क्या होता है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ओके, नाउ देखिए, अब हम आपका अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सेल एनवलप में आउटर स्ट्रक्चर आपका पूरा हो गया, सेल वॉल पूरा हो गया, आउटर सेल मेम्ब्रेन जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है वो कंप्लीट हो गया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पूरा हो गया। देखिए, ग्लाइकोलेक्स से अब कोई क्वेरी नहीं है, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता भी है तो ग्लाइकोलेक्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जो मैंने आपको ग्लाइकोलेक्स से पढ़ा है उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन के जो रिलेटेड मैंने पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे पढ़ा है, उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि नैम क्या होता है, नैग क्या होता है, नैम और नैग के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और फिर उससे पेप्टाइड्स, 4 अमीनो एसिड्स के एक पेप्टाइड की चेन होती है, कौन कौन से वो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमने देखे। फिर हमने देखा था आउटर सेल मेम्ब्रेन जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, वो किसकी बनी होती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, ग्राम स्टेनिंग में उसकी क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, वो एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव करती है, इसलिए मैक्सिमम ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन कितना परसेंट होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड कितना परसेंट होता है, ये हमने देखा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेल मेम्ब्रेन को अभी डिटेल में पढ़ना बाकी है। सेल मेम्ब्रेन बहुत बड़ा एक टॉपिक है क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने प्रोकैरियोटिक में बेसिक बताया था। ठीक है, सेम यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे लेकिन आपके बुक में वो अलग से सेल मेम्ब्रेन के बारे में दे रखा है, तो हम सेल मेम्ब्रेन को वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ग्लाइकोलेक्स का पार्ट है तो पढ़ना जरूरी है। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा सरफेस अपेंडेजेस। देखिए, आपके जो सेल एनवेलप का एक मॉडिफिकेशन होता है, मतलब सेल एनवेलप में देखिए सेल एनवेलप का एक अगर आप देखिए सेल एनवेलप में हर एक पॉइंट अपना अपना काम करता है। जैसे ग्लाइकोलेक्स अपना काम करता है, वो पैथोजेनेसिटी देता है, वेरुलेंस फैक्टर देता है, और इवन लाइक जो एनगल्फिंग है, मतलब लाइक जो एनगल्फिंग फैगोसाइटिक मैकेनिज्म है उससे बचाता है, तो ग्लाइकोलेक्स अपना काम करता है। सेल वॉल अपना काम करता है, उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना होता है। सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को मेंटेन करता है, मतलब सेलेक्टिव परमेबिलिटी को मेंटेन करता है। समझ में आ गया, हर कोई अपना 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 काम करता है, लेकिन तीनों का एक ही काम मिलकर एक काम होता है, सिर्फ प्रोटेक्शन। तीनों का अगर हम कहें कि तीनों का एक साथ काम क्या है वो होगा सिर्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है कि सेल एनवलप कभी कभी इस प्रोटेक्शन के अलावा कोई उनको देखिए एक सिंगल काम प्रोटेक्शन है, लेकिन कभी कभी अपने प्रोटेक्शन के काम के अलावा वो डिफरेंट और वर्क भी कर सकते हैं, इसके लिए वो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। देखिए तीनों का वैसे अगर आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो तीनों का अलग अलग काम हो सकता है, लेकिन तीनों का अगर एक काम अगर आप पढ़ेंगे तो वो होता है प्रोटेक्शन। लेकिन सेल एनवलप और अधिक और एक्स्ट्रा काम करने के लिए अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन कर लेता है जिसको हम सरफेस अपेंडेजेस कहते हैं। अब ये सरफेस अपेंडेजेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल सरफेस के ऊपर आपके यहाँ जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर आपके वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं सरफेस से, जो कि लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में मदद करते हैं, सरफेस पे अटैच होने में मदद करते हैं। वो सेल एनवेलप के किसी एक पार्ट से निकले होते हैं, इसलिए इसको सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन कहते हैं। सरफेस अपेंडेजेस में क्या क्या पढ़ेंगे आप, उसमें पढ़ेंगे आप देखिए फ्लैजेला, पिलाई और फिमेब्री। ठीक है, ये आप 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फ्लैजेला, पिलाई और फिमेब्री, ये आप 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और दे आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि वो जरूरी नहीं है कि सब में प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कि फ्लैजेला सब में हो, जरूरी नहीं है कि पिलाई सभी में हो, जरूरी नहीं है फिमेब्री सब में। और ये तीनों अपना अपना काम करते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में एक बार। तीनों अपना अपना काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। और ये तीनों निकले होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, तीनों के तीनों ही सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन है। और सेल मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, सेल एनवेलप का, तो इसलिए इसको सेल एनवेलप मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है पहले एम्स में। ये लाइक आपके जितने भी सरफेस अपेंडेजेस हैं वो किसके मॉडिफिकेशन है, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, चलिए। अगर आप देखेंगे मैंने आप एक पिक्चर बनाया है, ठीक है, देखेंगे अगर एक बैक्टीरिया है, अगर आपको तीनों में अगर अलग अलग देखना है तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से यहाँ पे ये दिख रहे हैं उसके सरफेस से,
बैक्टीरिया में उसके सरफेस से, उसके लाइक माउथ से दो एक हैंगिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला। सरफेस से ध्यान रखना, ये तो फ्लैजेला हमेशा उसके माउथ से निकलते हैं, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर वैरायटी ऑफ हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, सरफेस के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पिलाई, ठीक है। कुछ पिलाई स्ट्रक्चर में थोड़ी बड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिमेब्री। मतलब पिलाई जो होगी वो पूरे सरफेस पे होगी, हेयर जैसी होती है ना, लाइक हमारे हाथ पे हेयर होते हैं, यहाँ हेयर होते हैं, तो ये पूरी पिलाई होगी। फिमेब्री क्या होगी, माउथ से निकली हुई, सॉरी फ्लेजेला होगा, माउथ से निकला हुआ होगा। और फिमेब्री पिलाई के बड़े एक्सटेंशन फॉर्म होते हैं, और ये सारे बने होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे बने होते हैं प्रोटीन के। सबका अपना काम है, फ्लैजेला का अपना काम है, पिलाई का अपना काम है, फिमेब्री का अपना काम है। अगर आपको देख के बताएं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में कौन होते हैं, पिलाई होते हैं, क्योंकि फ्लैजेला तो नंबर में 2 ही होते हैं। और फिमेब्री क्या होता है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये पिलाई की लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती है, जिसको हम फिमेब्री कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब जैसे हम वन बाय वन हम शुरू करते हैं, जैसे कि आपका फ्लैजेला से हम रिलेटेड शुरू करते हैं। फ्लैजेला, ध्यान रखना, प्लूरल इसको आप कहेंगे तो फ्लैजेला कहते हैं, और सिंगुलर में फ्लैजेलम कहते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला है तो उसको हम फ्लैजेलम कहेंगे, अगर एक से ज्यादा फ्लैजेला है तो उसको, मतलब एक से ज्यादा अगर ऐसे फाइबर्स हैं तो फ्लैजेला कहते हैं। सिंगुलर में फ्लैजेलम, प्लूरल में फ्लैजेला कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं कि इसमें एक भी नहीं होता, जिसमें एक होते हैं, किसी में एक से ज्यादा भी होते हैं, लाइक प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। ऐसे तीन तीन वैरायटी मिलेगी, नन, सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे तीन डिफरेंट वैरायटी आपको मिल सकती है, ठीक है। इट इज यूज फॉर द लोकोमोशन पर्पज, मतलब लोकोमोशन मतलब इनका काम क्या होता है, जब बैक्टीरिया को चलना होता है, ये पैर जैसा काम करते हैं, जिसका काम ध्यान रखना सिर्फ लोकोमोशन से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल में। ओनली मोटाइल बैक्टीरिया हैज फ्लैजेला। मोटाइल का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो चल सकते हैं, उनमें फ्लैजेला होते हैं। इनमें हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और माउथ से निकले हुए होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए होते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब एक ही बात है। देखने से ऐसा लगता है कि सेल वॉल से निकले, लेकिन ये सेल वॉल से नहीं होते, ये सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था प्रोटीन होती है, तो ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन होते हैं जो बाहर की तरफ ही निकलते हैं। ये उसी एक्सटर्नल प्रोटीन के मॉडिफिकेशन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में थी, जिससे वो बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 8 फ्लैजेलिन प्रोटीन एंड कंटेन ए होलो कोर, ठीक है। बैक्टीरिया जो फ्लैजेला होता है, मतलब इस तरीके से, जिसमें 8 फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है, और वो होलो होता है, मतलब खोखला होता है अंदर की तरफ, इसलिए ये प्रॉपर डेवलप नहीं होता, ये लेस डेवलप होती है, ये ज्यादा डेवलप नहीं होता इसका फ्लैजेला। यूकेरियोट्स में भी फ्लैजेला पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यूकेरियोट में भी फ्लैजेला होता है, लेकिन वो मोर डेवलप होता है, ठीक है। देखिए मैं बताऊंगा क्या होता है कि लंबे लंबे, जैसे फॉर एन एग्जांपल, लंबे लंबे ऐसे ऐसे लंबे लंबे प्रोटीन्स निकले हुए होते हैं, लंबे लंबे फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है, 8 फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है निकली होती है, और उनके बीच में कैविटी होती है, होलो कोर होता है, जिनकी अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है 15 माइक्रोमीटर, और इसकी डायमीटर होता है 15 नैनोमीटर। ध्यान रखना, एक दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन यूनिट अलग है, एक माइक्रोमीटर में, एक नैनोमीटर में, ठीक है। जान इसकी, देखिए इससे लेंथ और डायमीटर से क्वेश्चंस आने रेयर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये फ्लैजेला किस प्रोटीन का बना हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन के। ये किसके एक्सटेंशन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इनका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन। क्लियर। ओके, जैसे क्वेश्चन मैंने बताया ना, आ चुका है मेडिकल में, देखिए, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फिमेब्री, फ्लैजेला, सीलिया एंड पिलाई। तो राइट आंसर इज, यस, राइट आंसर इज द फ्लैजेला। सीलिया क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, सीलिया और फ्लैजेला हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं से टफ आते, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन बस वो ये, आपको अपने मेंटल लेवल पे आपको प्रिपेयर रहना है। क्लियर। चलिए देखिए, मैंने बताया था ना, ये देखिए, ये 8 ऐसे फ्लेजिन प्रोटीन होती है लंबी लंबी, आप देखेंगे ना, अगर आप यहाँ देखेंगे, एक मैंने जस्ट एक डायग्राम बनाया है आपके लिए, ऐसे ऐसे 8 लंबे फ्लेजिलिन प्रोटीन होते हैं, आप देखेंगे ना, 8 लंबे लंबे फ्लेजिलिन प्रोटीन है, ये देखिए 8 लंबे लंबे फ्लेजिलिन प्रोटीन है, ठीक है। ये 8 लंबे लंबे फ्लेजिन प्रोटीन है, और उनके बीच में एक होलो कोर है। उनके बीच में क्या है, एक होलो कोर है, मतलब एक खाली खोखला है।
हार्ट मतलब इस तरीके से होता है और बीच में खाली खोखला एरिया होता है, इसलिए ये इन पे कंट्रोल ज़्यादा नहीं हो पाता और ये कंट्रोल नहीं होता और ये लेस डेवलप होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप फ्लैजेला देखेंगे तो एक खोखला बांस है, खोखला होता है ना बांस, बीच में कुछ नहीं होता, खोखले बांस की तरह है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बेसल बॉडी मतलब अगर हम हर एक फ्लैजेलम की बात करें तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी जो नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ हुक होता है और हुक से फिलामेंट निकला हुआ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लैजेला के बारे में, मतलब एक सिंगल फ्लैजेलम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका बेसल बॉडी, ठीक है, ये हो गया आपका बेसल बॉडी और इसके ऊपर की तरफ क्या हुआ, हुक, और हुक से जो था मतलब जो फिलामेंट निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ होते हैं। तो ये नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बेसल बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसल बॉडी है, ओके। यहाँ की तरफ हुक है और हुक से यहाँ के फिलामेंट है। बेसल बॉडी के अंदर ध्यान रखना, ये जो बेसल बॉडी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलती है। आप बेसल बॉडी में देखेंगे 4 डिफरेंट रिंग होती है, एस रिंग, एम रिंग, एल रिंग, सॉरी पी रिंग और एल रिंग। तो 4 रिंग होती है, एल पी एस एम। ध्यान रखना, एस और एम नीचे की तरफ होती है, एल और पी ऊपर की तरफ होती है। इन रिंग का काम क्या है फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है। ये रिंग बेसिकली क्या होता है, फ्लैजेला के रोटेशन के लिए प्रोटोन मोटिव फोर्स देने के लिए मदद करती है, लेकिन इन रिंग का काम क्या है आपके कोर्स में नहीं है, तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, और अच्छा स्ट्रक्चर है मेरे पास, सॉरी। हाँ देखिए, ये देखिए नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन है, देखिए सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए हैं। अब इस सेल मेम्ब्रेन है, देखिए मैं बताई थी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे 2 रिंग निकली हुई है, एस और एम, और ये देखिए एल और पी, ठीक है। तो ये रिंग निकली हुई है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेसल बॉडी, ठीक है, इसको हम कहेंगे बेसल बॉडी। और नीचे की तरफ क्या है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं फिर दोबारा से टाइप करता हूँ, ठीक है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ की तरफ क्या है, ये है बेसल बॉडी, ठीक है। और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर ये बेसल बेसल बॉडी हो गई, और इस बेसल बॉडी में अगर आप देखेंगे तो बेसल बॉडी में ये ऊपर की तरफ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बेसल बॉडी में यहाँ की तरफ है ये आपका हो गया हुक, ओके। और ये हो गया फिलामेंट, ठीक है। तो देखिए मतलब बेसल बॉडी के अंदर 4 रिंग पाई जाती है, एस एम, ठीक है, एल पी एस एम। अगर मैं यहाँ पे भी इसको मेंशन कर देता हूँ अलग कलर से, एल, ठीक है, पी एस और नीचे की तरफ एम, ठीक है। तो मैं एक बार इसको मैं दोबारा इसको नए रंग से कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैच कर गया, एस और नीचे वाला एम रिंग, ठीक है। ठीक है, तो एल पी एस एम, तो ये डिफरेंट पार्ट है। तो मतलब जो निकला है बेसल बॉडी वो कहाँ से निकला, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकला, ठीक है। बस ये दिखाना था, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रहे हमेशा।
ठीक है, देखिए फ्लैजेला की जो लेंथ होती है वो बैक्टीरिया की लेंथ से इवन ज़्यादा होती है, ठीक है? ध्यान रखना फ्लैजेला की जो लेंथ होती है बैक्टीरिया लेंथ से ज़्यादा होती है। हर एक फ्लैजेला के नीचे एक रोटेटरी मोटर होती है इसके बेस पर, जिससे क्या होता है रोटेटरी मोटर करने से रोटेटरी मोटर की मदद से इस रोटेटरी मोटर होती है, इस रोटेटरी मोटर पे, ठीक है? रोटेटरी मोटर होती है और रोटेटरी मोटर पे यहाँ पे ऊपर की तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिससे क्या होता है एटीपी बनते हैं और एटीपी बनने से देखिए क्या होता है नीचे से मोटर होती है, नीचे की तरफ मोटर होती है इस तरह से नीचे की तरफ मोटर होती है। ऊपर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है जिससे क्या प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है और एटीपी बनते हैं। एटीपी से क्या होता है जो मोटर होती है घूमती है। मोटर जो घूमेगी, देखिए एटीपी क्या होता है सेल मेम्ब्रेन पे फिर वो है प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनेगा। प्रोटॉन ग्रेडिएंट से एटीपी बनते हैं। एटीपी बनने से क्या होता है कि आपकी जो भी जो से कि क्या कहते हैं जो आपकी मोटर होती है घूमती है। मोटर घूमती है तो पूरा का पूरा फ्लैजेला घूमता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर से दो ही रिंग होती है एस और एम, और ग्राम नेगेटिव के अंदर चारों रिंग होती है एल पी एस एम। ये एक तरह का बाउंसिंग क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया नॉलेज के लिए। ओके, अब फ्लैजेला की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, मतलब फ्लेजर अरेंजमेंट किसमें कितने फ्लैजेला हो सकते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में लेते हैं जल्दी से। एट्राइकस बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, एग्जांपल के लिए लैक्टोबैसिलस, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, इसको हम कहते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। दूसरा मोनोट्राइकस, मोनो मतलब सिंगल, ट्राइकस मतलब फ्लैजेला, मतलब जिसके अंदर एक फ्लैजेला आपको मिलेगा, इसे कहते हैं मोनोट्राइकस। एग्जांपल के लिए विब्रियो कोलेरा। और ये सारे स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं। अगर आपसे पूछे लैक्टोबैसिलस, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिलस रोड शेप जैसा होता है। विब्रियो कोलेरा इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका कोमा शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप कंफ्यूज मत हो ना, सबका स्ट्रक्चर आपने रोड शेप बना रखा है, वो तो सिर्फ मैंने डायग्रामेटिकली ऐसा बनाया, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके। एम्फीट्राइकस, इसमें दोनों साइड फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया हो गए। ओके, लोफोट्राइकस मतलब बंडल ऑफ फ्लैजेला, मतलब नंबर ऑफ फ्लैजेला एक साइड बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, मतलब बंडल ऑफ फ्लैजेला दे आर प्रेजेंट एट द वन साइड ऑफ द बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। ठीक है, पेरिट्राइकस मतलब फ्लैजेला जो होता है पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिट्राइकस। ठीक है, नाउ ये तो था फ्लैजेला में। फ्लैजेला में मतलब किसके किसके कैसा अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पुट कर दिया। एक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जांपल, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया का एग्जांपल, ओके, इवन लोफोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, ये ध्यान रखिएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अब नाउ द पिलाई। पिलाई बेसिकली लॉन्ग लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये जो पिलाई होते हैं, ये पिलाई जो होते हैं वो पिलीन प्रोटीन के बने हैं, और फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि उसके सरफेस से निकला हुआ होता है। ठीक है, ट्यूबुलर मतलब ये ट्यूब्यूल्स मतलब होता है पाइप जैसे स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। और इनका काम क्या है, जैसे कि फ्लैजेला का काम मूवमेंट में था, यहाँ पिलाई का काम क्या होता है? कॉन्जुगेशन, मतलब दो डिफरेंट बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है, जिससे कि पिलाई की मदद से दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं और एक सेल का बैक्टीरिया दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। फिमेब्री, फिमेब्री क्या होता है ध्यान रखना, ये भी पिलीन प्रोटीन के बने हैं, बट क्या होता है ध्यान रखना दोनों एक ही प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन क्या होता है एक फिमेब्री कई बार थोड़ा सा सरफेस से ज्यादा ऊपर निकल जाता है, जिसका काम क्या होता है होस्ट से अटैच करना। जब किसी पैथोजेंस में कभी जैसे पैथोजेंस होते हैं फिमेब्री ज्यादा लाइक वर्कफुल होते हैं, तो ये क्या करते हैं किसी भी सरफेस पे अटैच करने में अपने फिमेब्री को यूज करते हैं। ध्यान रखना, अब लाइक फ्लैजेला देखें, फ्लैजेला फ्लैजिन प्रोटीन का बना होता है जिसका काम क्या होता है मूवमेंट। पिलाई पिलीन प्रोटीन का बना होता है जिसका काम क्या होता है, पिलाई पिलीन प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसका काम क्या होता है आपका लाइक पिलीन प्रोटीन का है बना हुआ होता है, और पिलीन प्रोटीन का काम क्या होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम क्या होता है सेक्सुअल कॉन्जुगेशन। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन मतलब दो बैक्टीरिया के बीच में जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जब एक बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने एक डीएनए की कॉपी को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए पिलाई दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, जिससे क्या होता है आसानी से एक सेल का डीएनए दूसरे सेल के डीएनए को ट्रांसफर हो जाता है, और फिमेब्री करती है होस्ट से अटैच होने में। चलिए, आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें आज हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको फिलहाल अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, बिकॉज हम अब डिटेल में पढ़ने वाले ही हैं जल्दी ही। जब यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पढ़ेंगे डिटेल में, अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पर आपकी सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी।
इसके लिए एक वर्ड था प्रोटोन मोटिफोर्स, सॉरी आप भी करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स नॉट अ प्रोटीन, इट्स अ प्रोटोन मोटिफोर्स क्या होता है वो हम देखेंगे कीमोस्मोटिक थ्योरी में। इसके अलावा उसके अपेंडेंजेस पढ़े थे, सरफेस अपेंडेंजेस में लाइक फ्लैजेला था, पिलाई था, फिमब्री था। फ्लैजेला किसका बना हुआ होता है, उसका काम क्या है, पिलाई किसकी बनी होती है, उसका काम क्या है, फिमब्री किसकी बनी होती है, उसका काम क्या है। तो ये वेरियस पॉइंट्स है जो अभी तक पढ़े हमने। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फ्लैजेला से फ्लाई हो चाहे फिमब्री हो। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे नए स्ट्रक्चर्स के बारे में, लाइक राइबोसोम है, इंक्लूजन बॉडीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, हम इनके बारे में देखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक बी एट योर होम एंड बी सेफ। धन्यवाद।